तो गाइस आज आप लोग स्वागत है हमारे चैनल में स्टडी विद जोजो में। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 2 सॉल्यूशन के पार्ट 5 को करने जा रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो हम लोग पिछली क्लास 11 के यूनिट 5 में पढ़ चुके हैं कि जब वेपर प्रेशर लिक्विड का इंक्रीज होता है तो साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। और ये बॉयल तब उस टेम्परेचर पर होता है जब वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373.15 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और वो इस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है यानी 1.013 बार हो जाता है। इसलिए जो वाटर है वो बॉयल होने लगता है। तो हम लोग पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो उससे क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। और जैसे कि हम लोग फिगर 2.7 देख सकते हैं डिप्लीशन को, कि जो सॉल्वेंट का टेम्परेचर है वो कम है सॉल्यूशन के टेम्परेचर से। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर तब जो वेपर प्रेशर होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, यानी जो चीनी का घोल होता है उसके अंदर उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लेस देन 1.013 बार होता है। और जब तक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा तब तक वो बॉयल नहीं होंगे। और ये इसको करने के लिए हम लोगों को टेम्परेचर जो होगा यानी वेपर प्रेशर को इंक्रीज करना होगा 1.013 बार के इक्वल, जो कि हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा वो उससे ज़्यादा हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, तब जो सॉल्यूशन होगा वो बॉयल होगा। इसलिए जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा हाईयर होता है प्योर सॉल्वेंट से। और जैसे कि हम लोग फिगर 2.7 में देख सकते हैं कि जो टी बी नॉट दिया गया है वो सॉल्वेंट का दिया गया है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और जो टी बी दिया गया है वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। और जो सॉल्वेंट जो होता है वो कम टेम्परेचर पे ही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंच जाता है, मगर और सॉल्यूशन जो होता है उसको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ता है तब जाके पहुंचता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉयल होने की। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था, उसी तरह एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल के ऊपर, ना कि उसके नेचर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 373.552 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेरिक। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि 1 मोल ऑफ सुक्रोज को हम लोग 1 kg ऑफ वाटर में डालेंगे तब वो बॉयल होगा 373.52 कैलोरी पे। ये देखिए थोड़ा ज़्यादा है प्योर सॉल्वेंट से यानी वाटर से के बॉइलिंग पॉइंट से। वाटर कितना होता है 373.15 होता है। और जब हम लोगों ने उसमें सुक्रोज यानी चीनी डाल दी है 1 ग्राम ऑफ वाटर में तब उसका टेम्परेचर जो है वो 0.37 डिग्री बढ़ गया है, कैलविन बढ़ गया है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो टी बी नॉट दिया गया है वो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, और जो टी बी दिया गया है वो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। तो कितना इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट वो डेल्टा टी बी मान लेते हैं, और वो कल होगा टी बी माइनस टी बी नॉट के डिफरेंस। और इसी को हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं कि कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है, उसी को हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली शो करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के इन सॉल्यूशन में। तो फिर जो डेल्टा टी बी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के। और एम क्या है, एम मोलैलिटी है। और मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट को मोलैलिटी कहते हैं। और जो के बी दिया गया है, के बी का एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, और कभी कभी इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसकी के बी, इसकी यूनिट क्या है, केल्विन के जी पर मोल है। और ये जो के बी है वो कुछ कॉमन सॉल्वेंट की जो वैल्यू होती है के बी की वो टेबल 2.3 में दी गई है, जो कि आगे अगले पन्ने पे बना हुआ है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर W2 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हो यानी मास ऑफ सॉल्वेंट हुआ, और M2 कैपिटल M2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हुआ, और W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हुआ, तो मोलैरिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं W2/M2 अपॉन W1/100, क्योंकि हम लोग ग्राम में ले रहे हैं तो हम लोगों को उस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो फिर हम लोगों को मोलैरिटी कितनी मिलती है टोटली 1000 × W2/M2 × W1। तो जब हम लोग मोलैरिटी को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 2.30 में, जो कि डेल्टा टी बी इक्वल के बी एम थी, तो फिर हम लोग को पूरा एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2/M2 × W1। तो हम लोगों को अगर मोलर मास निकालना हो सॉल्वेंट का तो हम लोगों की क्या इक्वेशन बनेगी, M2 इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू के बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू W1।
और यहाँ पे इस तरह हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को भी निकाल सकते हैं, अगर हम लोगों को जो सॉल्वेंट का मास गिवन हो, केबी की वैल्यू गिवन हो, और टेम्परेचर हम लोगों को कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है वो हम लोगों को गिवन है। तो जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का हम लोग 1 kg ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो फिर कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है बॉयल वाटर का, और जो केबी की वैल्यू दी गई है वो 0.52 दी हुई है। तो फिर हम लोगों को इस क्वेश्चन का कहा गया है कि टेम्परेचर निकालना है कितना, कितने पर बॉयल होगा सॉल्यूशन। तो उसको निकालने के लिए पहले हम लोगों को मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन ग्राम इन केजी में। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालते हैं, तो ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, 0.1 मोल होता है। वो गिवन मास 18 दिया गया है, अपॉन मोलर मास 180 डिग्री होता है, तो हम लोग को 0.1 मोल नंबर ऑफ मोल मिल गए, और हम लोगों को 1 kg गिवन है, 1 kg सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो फिर मोलैरिटी हम लोगों को क्या मिलेगी, 0.1 मोल पर केजी मिलेगी। तो अगर हम लोग को डेल्टा टीवी, तो केबी की वैल्यू हम लोग को क्या दी गई है, केबी की वैल्यू हम लोग को 0.52 दी गई है, मोलैरिटी हम लोगों ने निकाली 0.1, तो टोटल हम लोगों को डेल्टा टीवी मिलेगा 0.52 केल्विन मिलेगा। तो फिर अगर हम लोगों को ये चेक करना है कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो ये जो डेल्टा टीवी मिला है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में ऐड कर देंगे, तब हम लोगों को इंक्रीज़ हुआ मिल जाएगा कि कितना इंक्रीज़ हुआ है। जैसे कि 373.15 केल्विन को जब हम लोग ऐड करेंगे 0.052, तो हम लोग को 373.202 केल्विन मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं, तो दूसरा क्या है 22.8। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो बेंजीन का है वो 373.23 केल्विन है, और जब हम उसमें 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तब हम लोगों को जो बॉइलिंग पॉइंट राइज हुआ मिल रहा है वो है 354.11 कैलविन मिल रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है मोलर मास को, और के बी की वैल्यू क्या दी गई है, 2.53 कैलविन के जी मोल दी गई है। तो फिर हम लोग वही इक्वेशन यूज़ करके 2.33 की हम लोग मोलर मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मोलर मास की वैल्यू निकल रही 58 ग्राम पर मोल निकल रही है। और फिर बाद में आगे देखते हैं, आगे क्या आता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, उससे लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है प्योर सॉल्वेंट का। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉलिड फेज का, वो भी एक तरह का डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाता है लिक्विड फेज और सॉलिड फेज के बीच में। और फ्रीजिंग पॉइंट को हम ऑफ सब्सटेंस को हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड फेज। यानी कि जो लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर होता है वो जब इक्वल हो जाता है सॉलिड फेज के, तब वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। और फिर बाद में जो सॉल्यूशन होता है वो फ्रीज रहता है उस वेपर प्रेशर पे जब दोनों इक्वल हो जाते हैं। और जब हम लोग क्या करते हैं, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करते हैं उस सॉल्वेंट के अंदर, तब क्या होता है, जो वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि जो वेपर प्रेशर के बराबर लाने के लिए हम लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट को घटाना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो फिर इसमें भी देखिए कि जैसा कि फिगर 2.8 दिया गया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो सॉल्वेंट है वो टी एफ नॉट दिया गया है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो सोल्यूशन है वो टी एफ दिया गया है। तो फिर जो टी नॉट एफ है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और जो टी एफ है वो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, जब हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला है। तो इससे कितना डिक्रीज हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में, उसको हम लोग डेल्टा टी भी कहेंगे, और इसको हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो उसी तरह जैसे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है डाइल्यूट सोल्यूशन का, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। तो फिर डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, यानी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है के एफ, वो डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, जैसे कि जिसको हम लोग जानते हैं। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको हम लोग जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से, या फिर मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट के नाम से, मोलर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से। और कभी कभी हम लोग इस के एफ को कायरोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसकी भी यूनिट बिल्कुल सेम है केबी की तरह, केल्विन केजी पर मोल। और इसकी जो वैल्यू जो होती हैं, कुछ कॉमन वैल्यू सॉल्वेंट की, वो टेबल 2.3 में दी गई हैं। तो जैसे कि नीचे यहाँ पे दिए गए हैं, इनकी वैल्यूज दिखा देते हैं हम आपको, कि जैसे कि ये टेबल 2.3 में वो वैल्यूज दी गई हैं, केबी की भी दी गई है और केएफ की भी दी गई है, सब फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। जैसे कि वाटर के दिए गए, इथेनॉल के दिए गए हैं, साइक्लोहेक्सेन और भी कुछ सॉल्वेंट है उनके केबी की वैल्यू दी गई है। अगर आपको याद करनी हो तो कुछ, जैसे कि वाटर की हमेशा याद रखा करिएगा, और इथेनॉल की, ये मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। और फिर बाद में हम लोग आगे देखते हैं उसके। तो
जैसे कि अगर मोलैरिटी है तो मोलैरिटी में W2 जो है वो ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, और कैपिटल M2 जो है वो मोलर मास है सॉल्यूशन सॉल्वेंट का। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा एफ है, और मोलैरिटी जो होती है उसको हम लोग उसी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे कि पहले एक्सप्रेस किया था W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन 1000। तो फिर जब हम लोग इक्वेशन 2.34 को सब्सटीट्यूट करेंगे मोलैरिटी की वैल्यू को उसमें, तो हम लोगों को क्या इक्वेशन मिलेगी, डेल्टा TF इंटू W2/M2 अपॉन W1/1000। तो हम लोगों को डेल्टा TF मिलेगा KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। तो फिर अगर हम लोगों को मोलर मास निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, M2 को उधर ले जाएंगे, तो M2 इक्वल हो जाएगा KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। तो इससे हम लोग मोलर मास को भी निकाल सकते हैं सॉल्यूट का, अगर हम लोगों को W1 W2 और डेल्टा TF की वैल्यू गिवन हो, मोलर फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो, तब हम लोग निकाल सकते हैं इनकी वैल्यू। और जो KF और KB की वैल्यू होती हैं वो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। तो फिर हम लोग इनका इनको हम लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं कि KF इक्वल टू R इंटू M1 इंटू TF का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा हीट ऑफ फ्यूज़न। और KB को हम लोग निकाल सकते हैं R इंटू M1 इंटू TB का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा वेपर प्रेशर ऑफ हीट। तो ये जो दी गई हैं इक्वेशन, अगर हम लोग इनमें R M और TB की वैल्यू गिवन हो तो हम लोग डेल्टा H की, तो फिर हम लोग KB KF को भी मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो R और M दिए गए हैं ये गैसियस कांस्टेंट और मोलर मास हैं सॉल्वेंट के, और रिस्पेक्टिवली ये जो डेल्टा TF है और TB हैं इनको हम लोग डिनोट करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से प्योर सॉल्वेंट के। और जो दूसरे डेल्टा हीट ऑफ फ्यूज़न और डेल्टा हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिए गए ये इंथैल्पी है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है और वेपोराइजेशन है। तो इससे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं KF और KB की इन इक्वेशन की मदद से। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे क्या दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल पहला देख लेते हैं 2.9 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल है, उसको मिक्स कर रहे हैं 600 ग्राम ऑफ वाटर से। तो कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को, साथ साथ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन को भी करना है। तो फिर इसको निकालने के लिए पहले हम लोगों को डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट और मोलैरिटी को रिलेट करना पड़ेगा। तो मोलैरिटी पहले निकालेंगे। मोलैरिटी निकालने के लिए हम लोगों को पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स है 0.7 मोल, और जो मास ऑफ वाटर कितना निकल रहा है वो 0.6 kg निकल रहा है। तो फिर मोलैरिटी हम लोगों को 1.2 मोल पर kg मिल जा रही है। और इसी तरह हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को भी निकाल सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, KB इंटू मोलैरिटी। तो KB की वैल्यू हम लोग उस टेबल से देख सकते हैं। तो KB की वैल्यू उस टेबल से कितनी आ रही थी, 1.86 केल्विन kg पर मोल आ रही थी। और मोलैरिटी हम लोगों ने निकाल ली है 1.2। तो हम लोगों को डेल्टा TF कितना मिला, 2.2 केल्विन मिला, कि इतना डिप्लीशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में। तो फिर इसको निकालने के लिए, जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट हम लोगों को मालूम है कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है सोल्यूशन का। तो फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2.2 केल्विन को माइनस कर देंगे, तब हम लोगों को मिल जाएगा आराम से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सोल्यूशन। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन, उसमें माइनस करेंगे 2.2 केल्विन को, तो हम लोगों को 270.95 केल्विन मिल जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सोल्यूशन। उसी के बाद अगला एग्जाम्पल देख, तो अगले एग्जाम्पल में क्या है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो इससे क्या होता है, कितना फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो रहा है बेंजीन का, वो है 0.40 केल्विन। तो फिर हम लोगों को निकालना क्या है, फ्रीजिंग कांस्टेंट नहीं, फ्रीजिंग कांस्टेंट यानी फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट हम लोगों को बेंजीन का दिया गया है 5.12 केल्विन kg पर मोल। तो हम लोगों को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो हम लोग वही 2.36 की इक्वेशन को रखेंगे और उसमें सबकी वैल्यू रख देंगे, तब हम लोगों को 256 ग्राम पर मोल मोलर मास मिल जाएगा सॉल्यूट का। तो फिर इसके आगे क्या आता है, इसके आगे आता है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मेटिक प्रेशर, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।